आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु भाई अनिर्वाण गांगुली जी और प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर विवेक ओबेरॉय जी, प्रोफेसर बीबी कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के अध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी और श्री शोभित राज जी, और आज इस सभागार में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहन, आज अनिर्वाण गांगुली और अवधेश सिंह जी ने श्यामा प्रसाद जी के जीवन के ऐसे पहलू को छूने का प्रयास किया है शायद जो बहुत प्रकाश में नहीं आया। वैसे भी श्यामा प्रसाद जी के जीवन, उनके योगदान, उनके विचार, उनकी सिद्धियों को देखें तो इतिहास लिखने वालों ने और इतिहास ने दोनों ने श्यामा प्रसाद जी के साथ बहुत अन्याय किया है। और प्राय मैं इसमें इतिहास लिखने वालों की गलती नहीं देखता, न इतिहास की गलती है। जो लोग धारा से हटकर सोचते हैं, जो लोग धारा से हटकर नया रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं, परंपराओं को तोड़कर, स्वीकृत बातों को छोड़कर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, वो सभी के साथ ऐसा अन्याय हुआ। इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि श्यामा प्रसाद जी के साथ अन्याय क्यों हुआ। श्यामा प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। श्यामा प्रसाद जी को देश के लिए, उनके बलिदान के लिए भी जाना जाता है। उनकी दूरदर्शिता के लिए भी इतिहास को बारीकी से देखने वाले लोग जानते हैं। उनकी निर्विवाद देशभक्ति को भी काफी लोग स्वीकारते हैं, सराहते हैं। और सत्ता मोह से ऊपर रहकर विशुद्ध रूप से देश के लिए काम करने वाले राजनेता के रूप में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मगर भाई अनिर्वाण और अवधेश सिंह जी ने आज जो उनके 29 भाषणों का संकलन किया है, उससे श्यामा प्रसाद जी का शिक्षाविद के नाते एक नया परिचय मैं मानता हूं बहुत समय के बाद किसी ने सामने रखने का प्रयास किया है, और ये बहुत स्तुत्य प्रयास है। इसलिए मैं अनिर्वाण और अवधेश सिंह जी दोनों को बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत स्तुत्य काम किया। श्यामा प्रसाद जी के अलग अलग विश्वविद्यालयों के पदवीदान समारोह में दिए गए भाषणों का इसमें उल्लेख है। इसके साथ साथ बंगाल की विधानसभा और भारत की संसद में 2 ऐतिहासिक भाषण श्यामा प्रसाद जी ने दिए थे, जिन्होंने बहुत बड़े अनर्थों को रोका था। 1940 में बंगाल की विधानसभा में एक बिल आया था। अगर वो बिल पारित हो गया होता तो आजाद भारत में कितना बड़ा अकस्मात वो बिल के कारण हुआ होता, शायद कभी न हुआ। पूर्ण रूप से शिक्षा का
इस्लामीकरण करने का वो प्रस्ताव था, जिसको केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता और दृढ़ता के कारण बंगाल असेंबली ने रोका। और दूसरा बिल था 1951 में केंद्र सरकार एक विश्व भारती अधिग्रहण बिल लेकर आई थी। उस वक्त भी श्यामा प्रसाद जी ने अकेले एक आवाज बुलंद की थी और परिणाम आया था कि जिन संस्थानों का, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या विश्व भारती हो, जिनका योगदान था देश की आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का, देश की जड़ों के साथ जोड़ने का, अपना अच्छा है उसको बचाकर आधुनिक भारत की रचना करने की कल्पना जहां से आती थी, ऐसे संस्थानों को सरकारीकरण करने का जो प्रयास था, उसको भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों के कारण रोक लिया। और मैं मानता हूं कि ये दोनों घटनाएं भारत के इतिहास में जब कोई साच अर्थ में इसका मूल्यांकन करेगा तो कितनी बड़ी थी इसका ख्याल आएगा। श्यामा प्रसाद जी ने कुल मिलाकर जितने भी भाषण दिए हैं, शिक्षा पर उनके जो विचार व्यक्त किए गए, उसको थोड़ा और बारीकी से संकलन करें तो उसको 8 सिद्धांतों के अंदर बांटा जा सकता है। मैं इतनी बड़ी बात कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं श्यामा प्रसाद जी के जीवन की और सारी घटनाओं पर भी बात करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि वो ज्यादा प्रासंगिक है। मैं पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रासंगिक है ऐसा नहीं कहता, देश की आज की स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक। मगर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। विवेक जी बैठे यहां पर, नीति आयोग में है। जिन लोगों के हाथ में भी शिक्षा पर कुछ भी कर पाना मुमकिन है, वो सभी ने श्यामा प्रसाद जी के अष्ट सिद्धांतों को समझना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत के लोगों की नैसर्गिक प्रतिभा और भारत की संस्कृति से मेल खाने वाली शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नैसर्गिक प्रतिभा शब्द जो है वो और भारत की मूल संस्कृति, ये दो शब्दों के बीच में मेल खाती हुई शिक्षा पद्धति को बनाना। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, मतलब व्यवसायिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, सब शिक्षा एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। अलग कंपार्टमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे ट्रेन की एक बोगी में से आप एंटर हो तो गार्ड के डिब्बे से लेकर ट्रेन चलाने वाले तक पहुंच सकते हैं, इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा और सोशल स्टडीज, कितने भी शिक्षा के आयाम हो, सबके बीच में संवाद होना चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षा की रचना इस तरह से नहीं करते हैं तो हम शिक्षा के साथ अन्याय करते हैं। उन्होंने तीसरी बात पर आग्रह रखा था, मैं सभी बिंदुओं पर नहीं जाऊंगा, मगर तीसरी बात पर आग्रह रखा था कि प्रत्येक चरण पर गुणवत्ता का कॉम्प्रोमाइज करे बगैर, इसके साथ समाधान करे बगैर शिक्षा को जन सुलभ बनाना चाहिए। शायद वो मनीषी को मालूम होगा कि शिक्षा के व्यापारीकरण के क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ था जन सुलभ। और गुणवत्ता गवाए बगैर,
एक रस्सी पर किसी व्यक्ति को एक बांस लेकर चलने जैसा काम है। गुणवत्ता भी नहीं गंवानी है और जनसुलभ भी बनाना है। मगर उन्होंने आग्रह रखा था कि इस तरह से होता है, होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा की उम्र पार कर गए हैं उनकी भी शिक्षा के अंदर, शिक्षा नीति के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। खैर, अब तो ओपन यूनिवर्सिटीज काफी बनी है और वो गैप भरने का काम हमारे शिक्षा पर चिंता करने वालों ने किया है, सरकार ने भी किया है। मगर जब उन्होंने कहा था तब ये गैप था। उसके बाद उन्होंने कहा था शिक्षा, व्यापार जगत और देश की जरूरियात और रिसर्च, इस सब के बीच में भी एक समन्वय होना चाहिए। मैंने 5 ही बिंदुओं को छुआ है मित्रों। मैं मानता हूं अगर इतना भी अभी कोई कर लेता है तो इस देश की शिक्षा को बहुत बड़ी गति मिल जाएगी और शिक्षा के अंदर जो विकृतियां दिख रही है वो सारी विकृतियां एक 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 कर धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाएगी। अपने मूल से जुड़ी हुई शिक्षा, अपनी संस्कृति से उपजी हुई, बाहर निकली हुई शिक्षा प्रणाली ये देश की आज भी रिक्वायरमेंट है और ये विचार कालबाह्य नहीं हुई है। ये विचार आज भी प्रासंगिक है। और श्यामा प्रसाद जी ने शिक्षा भी दे नाते भी अगर एक पुस्तक की गहराई में कोई जाकर, वैसे मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा दौरा था, अनिर्वाण जी ने बहुत पहले भिजवाया था, मगर मैं बहुत इतनी बारीकी से पढ़ नहीं पाया। और श्यामा प्रसाद जी के शिक्षा पर दिए हुए भाषणों को मैंने पहले पढ़ा भी नहीं, परंतु मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद जी के ये पहलू को समाज के सामने रखने में ये पुस्तक बहुत मदद करेगी। और मैं अमित शाह व्यक्ति के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, ये दोनों लोगों ने, अवधेश सिंह जी ने और भाई अनिर्वाण ने जो काम किया है इसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्यामा प्रसाद जी का जीवन वैसे देखा जाए तो सिर्फ 53 साल का जीवन था और मेरे जीवन के 53 साल समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं अच्छे से समझता हूं कि 53 साल के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मगर श्यामा प्रसाद जी ने 53 साल के जीवन में बहुत सारे काम किए। उनके सोचने की जो मैंने कभी देखा नहीं, मेरे जीवन में मौका नहीं आया उनको देखने का कभी, क्योंकि मेरे जन्म के पहले ही उनका देहांत हो गया। परंतु अविरत सोचने वाला कोई व्यक्ति, अविरत कार्यरत रहने वाला कोई व्यक्ति और बिना थके, बिना हारे, बिना रुकावटों की चिंता किए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही 53 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर सकता है। ये आदमी को कोई बांध नहीं सका, ये आदमी को कोई रोक नहीं सका, उसको विचारों को कोई प्रभावित नहीं कर सका और किसी के साथ झगड़ा करे बगैर अपने विचारों के सत्व को पकड़कर उसने अपने विचारों पर अड़िग रहने का एक साहस था। और इसीलिए 53 साल की उम्र में कोई आदमी बैरिस्टर बनता है, 33 साल की उम्र में उपकुलपति बन जाता है, भारतीय भाषाओं के लिए लड़ता है, बांग्ला अस्मिता के लिए लड़ता है, देश के विभाजन के खिलाफ लड़ता है, देश की संविधान सभा में कंट्रीब्यूट करता है, देश का पहला उद्योग मंत्री बनता है और सिद्धांतों के आधार पर उद्योग मंत्री पद छोड़कर एक पार्टी की स्थापना कर वैकल्पिक विचारों का एक बीज रोपने का काम भी करता है। श्यामा प्रसाद जी के जीवन को इतने कम समय में पूरा बताना असंभव है, मगर मैं इनके जीवन के 3 बड़े बिंदुओं को छूना पसंद करूंगा। ये 3 कंट्रीब्यूशन श्यामा प्रसाद जी के ऐसे हैं
जो देश की जनता ने कृतज्ञता के साथ हमेशा याद रखनी चाहिए। एक, बंगाल का विभाजन कराना। दूसरा, कश्मीर के बारे में आंदोलन कर कर अपने जान की, अपने प्राण की आहुति देना। और तीसरा, भारतीय जनसंघ की स्थापना कर कर एक वैकल्पिक विचारधारा की शुरुआत 50 के दशक के अंदर करना। मैं जहां जहां कहता हूं बंगाल का विभाजन, उस वक्त वो बंग वाला विभाजन सब समझते हैं। बंगाल का विभाजन आजादी के ठीक पहले किया गया था, जब 1946 में लेबर पार्टी की सरकार बन गई और कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकृत कर दिया। मैं अभी भी नहीं समझ पाता कि क्यों किया होगा। खैर, इसकी मीमांसा में अभी जाना नहीं है मुझे, परंतु उस वक्त जो बड़े बड़े सिद्धांत बनते थे कि जो प्रदेश में, और तय हुआ था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर कभी भी नहीं होना चाहिए, परंतु उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर करेंगे। और उस वक्त तय किया था जिस प्रांत में जिसकी बहुमत है वो प्रांत पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में रहेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उस वक्त भी पुराना बंगाल देखें, आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों मिलाकर अगर देखते हैं तो हिंदू बहुमत में नहीं थे। अगर वो सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो आज का पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में होना चाहिए था, मतलब पहले पश्चिम पाकिस्तान में और बाद में बांग्लादेश में होना था। और किसी को इसकी पड़ी नहीं थी, किसी का ध्यान इस पर नहीं था। जब चर्चाएं होती थी किसी को मालूम भी नहीं था कि क्या होने वाला है। मगर श्यामा प्रसाद जी ने इस बात को समझा था और एक आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने सारे बांग्ला बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया, एक सम्मेलन बुलाया और उसके अंदर चर्चा की कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और उस वक्त एक अलग प्रांत की रचना की मांग को उन्होंने बुलंद किया। अमृत बाजार पत्रिका ने आंदोलन थोड़ा गति मिला तो एक सर्वे किया और जो पश्चिम बंगाल आज का है उसके सर्वे में 98% लोगों ने कहा कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। और इस सारी चीजों को लेकर वो गवर्नर जनरल को भी मिले और गवर्नर जनरल को मिलने के बाद ये तय हुआ कि बंगाल का विभाजन होगा और एक हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा, एक हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा। अगर श्यामा प्रसाद जी ये न करते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा न होता, कलकत्ता भी भारत में न होता। पूरा पश्चिम बंगाल आज किसी एक व्यक्ति के कारण बचा है। एक व्यक्ति के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं है, मगर मैं इसलिए कहने की धृष्टता कर सकता हूं, केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात को परखा था और उसको आंदोलन कर आज बंगाल में, और उसी के नक्शे कदम पर ईश्वर का पंजाब भी बच गया, क्योंकि पंजाब भी एक प्रांत है। ये सिद्धांत अगर स्वीकृत नहीं होता तो आज भारत का नक्शा और सिकुड़ा हुआ होता। श्यामा प्रसाद जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसलिए मैं कहता हूं इतिहास कई बार क्रूर होता है। मैं प्रामाणिकता से पूछना चाहता हूं कि इस बात से, जैसे देवोरॉय जी ने पूछा, कितने लोग इस सभागार में जानकार है बताइए मुझे। क्या पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण भारत के साथ जुड़ा हुआ है? जानकारी नहीं है ना, इसको इतिहास ने उजागर किया ना देश की सरकारों ने किया। खैर, उन्होंने दूसरा काम किया, कश्मीर के मुद्दे पर आंदोलन करने का। जैसे ही देश का विभाजन हुआ, कबालियों ने
कश्मीर पर हमला किया, कश्मीर का एग्रीमेंट हुआ, आनन फानन में हुआ होगा, हम किसकी नियत पर क्यों शंका करें। बाद में उसको यूएन में ले जाने की भी गलती हुई और एक विचित्र प्रकार की स्थिति हुई। देश में 2 संविधान, देश में 2 झंडे और देश में 2 प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती थी, भारत के बाकी हिस्सों। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस विषय को पकड़ा और एक आंदोलन का स्वरूप, एक नारा बनाया था उन्होंने, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन करते हुए ट्रेन में कश्मीर जाने के लिए रवाना हुए। श्यामा प्रसाद जी ने सत्याग्रह किया था, इसलिए परमिट नहीं दी थी। परमिट के खिलाफ ही वो कश्मीर जाना चाहते कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, मैं भारत का नागरिक हूं, कश्मीर में जाने के लिए मुझे कोई परमिट नहीं लेनी चाहिए, मैं नियम को तोड़ूंगा। और अगर श्यामा प्रसाद जी को के पास परमिट नहीं थी तो उनको कश्मीर में क्यों एंटर करने दिया गया, ये सवाल आज तक कोई नहीं पूछता। वो तो सविनय कानून भंग के लिए गए थे। कश्मीर की बॉर्डर आते ही श्यामा प्रसाद जी की अरेस्ट होनी चाहिए थी। अगर वही अरेस्ट हुई होती तो श्यामा प्रसाद जी की कस्टडी पंजाब पुलिस के हाथ में होती, कश्मीर पुलिस के हाथ में नहीं होती। परमिट न होते हुए भी श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर में जाने देने, और जैसे ही कश्मीर की बॉर्डर आई उनको अरेस्ट किया कि कश्मीर की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए आपको अरेस्ट करते हैं। 3 किलोमीटर के बदलाव से ही कस्टडी चेंज हो गई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर सरकार की जेल में गए। बहुत रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई, उसकी कोई जांच भी नहीं की गई, मगर उनके बलिदान के कारण पूरे देश की जनता में जिस प्रकार की जागृति आई, सत्ताधीशों को भी झुकना पड़ा और परमिट प्रथा को खत्म कर देना पड़ा। और आज भी मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे लोगों का योगदान है। परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा से लेकर बहुत सारे लोगों का योगदान है, परंतु जम्मू कश्मीर आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान एक व्यक्ति के नाते किसी का है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। और दूसरा काम, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। मित्रों, मैं इसको ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं और जनसंघ ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है। पहले जनसंघ, बाद में जनता पार्टी, बाद में उसमें से भारतीय जनता पार्टी बनी। तो एक तरीके से श्यामा प्रसाद जी ने आज मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूं इसकी स्थापना करी थी। मैं बात इसलिए नहीं कह रहा मगर 1950 के कालखंड में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं सर्वदलीय सरकार में उद्योग मंत्री थे, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, सर्वदलीय सरकार ने देश की नीतियों का आकार बनाना शुरू किया। देश की शिक्षा नीति बनने लगी, देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, देश की कृषि नीति, देश की अर्थनीति बनने लगी। और जैसे जैसे नीतियों के मसौदे जनता के सामने आने लगे, बहुत सारे लोगों को कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये नीतियों के अंदर कहीं पर भी इस देश की मिट्टी की सुगंध नहीं मिलती। कई लोगों को वो नीतियों के अंदर इस देश की समस्याओं का समाधान दूर दूर तक नहीं दिखता।
कोई भी देश, कोई भी प्रजा समाज के नाते अपने आत्मसम्मान को गिराकर कभी बड़ी नहीं बन सकती। और इन नीतियों के अंदर कहीं पर भी इस देश की मिट्टी की सुगंध नहीं दिखाई पड़ती। जैसे ही लियाकत अली के साथ समझौता हुआ, श्यामा प्रसाद जी ने सरकार छोड़ी। 6 महीने तक, जुलाई से अक्टूबर तक देश भर में घूम कर उन्होंने समान विचार वाले लोगों के साथ चर्चा करी और बाद में तय किया कि पार्टी बनाई जाए, एक राजनीतिक दल बनाया जाए जो नीतियां सर्वदलीय सरकार, नेहरू सरकार बना रही है, उन नीतियों के सामने एक वैकल्पिक नीति देने का वो काम करे। और एक अजीबोगरीब कारण से एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई। उस वक्त देश की राजनीति की स्थिति ऐसी थी कि दूर दूर तक भारतीय जनसंघ को सत्ता मिलने का सवाल ही, एक म्युनिसिपैलिटी में सत्ता नहीं आ सकती थी, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर था, उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। भारतीय जनसंघ को भला कोई क्यों वोट देगा? दूर दूर तक सवाल नहीं था कि भारतीय जनसंघ कभी सत्ता पर आएगा और श्यामा प्रसाद जी और जो स्थापक सदस्य थे उनके जीवन में आएगा, इसकी तो संभावना ही नहीं। इतने बड़े भ्रष्टाचार के मसले भी उस वक्त नहीं थे। सभी पार्टियों के अंदर राष्ट्रभक्त लोग थे। कांग्रेस के अंदर भी सादगी का महत्व रहा था। कांग्रेस गांधी को एकदम भूल नहीं गई थी। भ्रष्टाचार का भी मामला नहीं था। तो क्यों इन्होंने एक अलग पार्टी बनाना उचित समझा और क्यों ऐसी पार्टी बनाई जिसको कई सालों तक सत्ता नहीं मिली थी? वो दूरदर्शी व्यक्ति था। उन्होंने देख लिया था कि ये जो नीतियां बन रही है, ये नीतियों पे अगर देश आगे बढ़ा तो रास्ता भटक जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं मित्रों, एक गाड़ी लेकर एक रोड पर अगर आप जा रहे हैं और 2 राह आता है, आपको जाना दाहिनी ओर है और अब बाई ओर गाड़ी मोड़ लेते हो, 3 मीटर की ही गलती करते हो, 50 किलोमीटर जब दूर जाते हो तो आपके लक्ष्य से आप 100 किलोमीटर दूर चले जाते हो। देश उस वक्त वो 2 राहें पर था। उसकी नीतियां ठीक नहीं बन रही थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना वैकल्पिक नीतियों को देने के लिए हुई। एक ऐसी नीति जिसमें भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की समस्याओं का समाधान हो। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नीतियां इस देश का भला नहीं कर सकती। उनकी समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। कैसे वो नीतियां हमारा भला कर सकती? इकोनॉमिक्स के सिद्धांत भी एक नहीं हो सकते। रिक्वायरमेंट्स अलग है, परिस्थिति अलग है और प्रॉब्लम्स अलग है। तो एक सिद्धांतों से सॉल्यूशन नहीं आ सकता था। इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी। और भारतीय जनसंघ की स्थापना इसलिए करी मित्रों कि एक के बाद एक वैकल्पिक नीति देना शुरू किया। उन्होंने ऐसा सोचा था स्थापना के वक्त भारतीय जनसंघ के स्थापकों के, आज भले ही इस नीतियों का कोई महत्व न हो, परंतु भविष्य में कोई आएगा और इस नीतियों पे आगे चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद जी ने सत्ता के लिए नहीं की। भारतीय जनसंघ की स्थापना अकारण संघर्ष के लिए नहीं की। भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल और केवल सिद्धांतों के कारण और नीतियों के कारण की थी और एक नई पार्टी का बीज आपने पूरा। और मित्रों, आज 10 सदस्यों के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। 10 सदस्यों के साथ दिल्ली के अंदर आज वो पार्टी 11